अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड 10th क्लास बायोलॉजी का जो थर्ड मॉडल पेपर जारी हुआ था उसका सब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बात हम क्वेश्चंस के आंसर जस्ट डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने में मसला है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे PDF फॉर्म में उस क्वेश्चन के आंसर उसे प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लिस्ट ऑन द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट अडॉप्टेड बाय वाटर लिली फॉर इट्स सर्वाइवल इन इट्स हैबिटेट। अच्छा, यहाँ पर एक बात, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें अगर एग्जांपल मेंशन है तो आप उस एग्जांपल को लाजमी जहन में रखें कि कौन से टॉपिक की एग्जांपल कौन सी है। तो आपको पता है ये जो वाटर लिली है ये एक टाइप का प्लांट है जो रह रहा होता है फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, फ्रेश वाटर जैसे दरियाओं का पानी और झीलों का पानी, और वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। यानी वाटर लिली एक हाइड्रोफाइट्स है और आपकी बुक के अंदर हाइड्रोफाइट्स की अडाप्टेशन लिखी हुई है कि वो फ्रेश वाटर के अंदर किस तरह से अडॉप्टेड होते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को सबसे पहले आपने लिखना है कि दीज प्लांट, जैसे वाटर लिली है, वाटर लिली डोंट फेस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। इन्हें वाटर शॉर्टेज का मसला नहीं होता क्योंकि ये वाटर में ही रह रहे होते हैं। बट दिस प्लांट फेस एक्सेस ऑफ वाटर प्रॉब्लम, इनको एक्सेस ऑफ वाटर का मसला होता है। दिस प्लांट्स हैव अडॉप्टेड सम मैकेनिज़म्स फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इन्होंने कुछ मैकेनिज़म्स अपनाए हुए होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज़म ये होता है कि दिस प्लांट हैव लार्ज लीव्स, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं और उन लीव्स के ऊपर स्टोमेटा भी ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर जो इनके लीव्स होते हैं ना, इन लीव्स के ऊपर वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आर मोर इन नंबर एंड प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, इसके अलावा दीज प्लांट्स आल्सो हैव रिड्यूस लीव्स, मतलब इनको वाटर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और करेक्टर्स आप लिख सकते हो, दीज प्लांट्स आल्सो हैव थिन क्यूटिकल। ठीक है, लीव्स के ऊपर एक और जो बाहर वाली लेयर होती है ना एपिडर्मिस के ऊपर, उसके ऊपर क्यूटन केमिकल की बनी हुई एक लेयर होती है क्यूटिकल। वो क्यूटिकल लेयर भी इन प्लांट्स के अंदर थिन होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनकी बॉडी से रिमूव किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोज़ हेल्दी लंग एंड डिजीज़ लंग। अब यहाँ पर एक बात, जब भी किसी टॉपिक की डायग्राम लिखी हो और डायग्राम वहाँ पर ड्रा हुई हो तो आपने उसको भी जहन में रखना है। तो ये डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर एक डिज़ीज़ के हवाले से बनी हुई हैं और वो डिज़ीज़ है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर्स कौन से बने हुए हैं। लंग्स के अंदर इस तरह से छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर देखें, ये जो एल्वियोलाई है ये हेल्दी लंग की है। अब मुझे कैसे पता है हेल्दी लंग की है? तो एल्वियोलाई के अंदर इस तरह से छोटी छोटी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा करती हैं। ठीक है, अब अगर ये जो छोटी छोटी एल्वियोलाई हैं, ये जो एयर सैक्स हैं, इनके दरमियान ये जो वॉल्स हैं ये ब्रेक हो जाएं, टूट जाएं, तो फिर क्या होता है, ये बड़े बड़े सैक्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी थैलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी थैलियाँ हैं ये सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये लार्ज सैक्स बन गई, 4 लार्ज सैक्स बन गई और इसका जो सरफेस एरिया है इसके मुकाबले में कम है। ठीक है, ये जो डायग्राम बी है इसका सरफेस एरिया डायग्राम ए के मुकाबले में कम है। मतलब ए से गैशियस एक्सचेंज अच्छी तरह से हो पाएगा, बी से गैशियस एक्सचेंज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। चलें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये जो डायग्राम है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग। अच्छा, ये डिज़ीज़ कौन सी है? इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एल्वियोलाई की वॉल्स टूटती हैं। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इज़ नोन एज एम्फीसीमा। और पार्ट ऑफ अफेक्टेड लंग, लंग का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? एल्वियोलाई। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरा पार्ट है हाउ द पार्ट बी शोज़ स्ट्रक्चरल वेरिएशन फ्राम पार्ट ए। तो आप यहाँ पे देखें जो पार्ट बी है वो किस तरह से पार्ट ए से डिफरेंट है। पार्ट बी हैज़ लार्ज सैक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए लार्ज सैक्स है विद लेस सरफेस एरिया, और पार्ट ए जो है वो नॉर्मल लंग की एल्वियोलाई को शो कर रहा है, तो इसमें स्मॉल सैक्स है विद मोर सरफेस एरिया। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिज़ीज़। तो इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ सिम्टम्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, अपेंडिकुलर स्केलेटन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी के अंदर जो ओवरऑल 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं 80 बोन्स जिसमें हमारा स्कल, वर्टिब्रिया, रिब्स ये सारी आ जाती हैं। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना, इसके अंदर होती है 126 बोन्स।
ठीक है। और इस अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमारे दोनों बाजू, ठीक है, आर्म्स और दोनों लेग्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो आर्म्स अटैच होती है ना हमारे इस एक्सियल स्केलेटन के साथ, स्पेसिफिक पोर्शन से अटैच होती है जिसे हम कहते हैं शोल्डर गिल्डर। और इसी तरह से हमारे लेग्स हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होती हैं स्पेसिफिक पोर्शन के ज़रिए जिसे हम कहते हैं पेल्विक गिल्डर, ठीक है। तो मैं आपको इसको तरतीब से बताता हूँ अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स कितनी हैं। तो ओवरऑल तो 126 होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं शोल्डर गिल्डर एंड आर्म्स, ये एक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेल्विक गिल्डर एंड लेग्स, ठीक है, पेल्विक गिल्डर एंड लेग्स, शोल्डर गिल्डर एंड आर्म। अब मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल 126 बोन्स कैसे बनती हैं। तो जो शोल्डर गिल्डर होता है ना उसके अंदर होती हैं ओवरऑल 4 बोन्स। शोल्डर गिल्डर के अंदर 4 बोन्स होती हैं, 2 एक आर्म के साथ जो शोल्डर गिल्डर होता है उसकी तरफ, और 2 दूसरी आर्म वाले शोल्डर गिल्डर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट दोनों आर्म्स के अंदर होती हैं 6 बोन्स, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को मसला है तो नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के ज़रिए आपको बता भी दूंगा इन बोन्स के बारे में। इसके बाद आर्म्स के अंदर 6 बोन और दोनों जो हाथ होते हैं ना उनके अंदर होती हैं 54 बोन, ठीक है। तो ये हो गई 54 और 6, ये ओवरऑल हो गई 64, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं लेग्स की तरफ, तो जो हमारे होते हैं ना अपेंडिकुलर जो पेल्विक गिल्डर होता है, सॉरी, जो पेल्विक गिल्डर होता है उसके अंदर होती हैं 2 बोन्स, ठीक है। पेल्विक गिल्डर के अंदर 2 बोन, दोनों लेग्स के अंदर होती हैं 6 बोन्स, ठीक है। अच्छा, 6 बोन के साथ एक और चीज़, 2 और बोन्स भी हमारे लेग्स के जो होते हैं ना नी, उनके ऊपर 2 सर्कुलर बोन्स होती हैं जिन्हें हम पेटेला कहते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारी लेग्स के अंदर 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो दोनों फीट होते हैं उनके अंदर 52 बोन्स होती हैं। तो इनको अगर मैं काउंट करूँ तो ये बनते हैं 62। तो ओवरऑल 4 और 2 6 और 6 6 1 12, तो 126 बोन्स ये बनती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को मसला है इस क्वेश्चन में तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट द फिगर शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रही है। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी। अच्छा, पार्ट ए कौन सा है? सिंपल। पार्ट ए इज़ ग्लोमेरुलर कैप्सुलस और पार्ट बी इज़ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बी बोमेन कैप्सूल है। अब इन दोनों में फंक्शनल डिफरेंस क्या है ए और बी में? फंक्शनल डिफरेंस ये है कि जो पार्ट ए है यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड इज़ फिल्टर्ड फ्राम ग्लोमेरुलर थ्रू ग्लोमेरुलर कैप्सुलस, ठीक है। और वो जो ब्लड फिल्टर हो जाता है और उसमें से वेस्ट जो होता है ना वो कहाँ पे आ जाता है? बी पार्ट के अंदर, ठीक है। ब्लड इज़ filtered through glomerular capillaries and then that filtrate moves into पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा है? बोमेन कैप्सूल, ठीक है। जो ब्लड फिल्टर होता है उस ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे आता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंटर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द किडनीज इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की कमी हो, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो हमारी किडनीज क्या काम करेंगी? तो सबसे पहला काम आपको पता है, व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कमी होती है, वाटर शॉर्टेज होती है, तब किडनीज लेस ब्लड को फिल्टर करती हैं। पहला काम क्या होता है? लेस ब्लड इज़ फिल्टर्ड फ्राम किडनीज, और इसके अलावा मोर वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब फ्राम यूरिन। लेस ब्लड इज़ फिल्टर्ड, मोर वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब फ्राम यूरिन। जो यूरिन मूव कर रही होती है नेफ्रॉन के अंदर, उसका ये जो ट्यूब्यूलर पोर्शन होता है यहाँ से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है आपके ब्लड के अंदर। तो ये जो होते हैं ना मैकेनिज़्म, दीज मैकेनिज़्म ब्रिंग्स द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स एट नॉर्मल लेवल, ठीक है। ये जो मैकेनिज़म्स होते हैं इनकी मदद से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन को दोबारा से नॉर्मल लेवल पर लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ये ह्यूमन आई की डायग्राम है। आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी। आपने यहाँ पे पार्ट ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। मैं डायग्राम की तरफ दोबारा ऊपर जाता हूँ। ए जो है ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारी आँख होती है ना, इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ना कलर्ड पार्ट, ये आयरस होता है। आयरस के सेंटर में जो स्मॉल होल होता है ना, इसे हम कहते हैं
प्यूपल, ठीक है। तो ये प्यूपल है और ये जो बी वाला है ना, ये क्या है, आयरस। तो यहाँ पे आंख का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, तो जस्ट हमें आयरस इस तरह से दो डंडियों की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये ऊपर और नीचे। तो बी पार्ट इज़ आयरस, ए पार्ट इज़ प्यूपल। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ द बोथ पार्ट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन। अच्छा, ये जो दोनों पार्ट होते हैं इनकी मदद से जो लाइट होती है, कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी, वो इस ए और बी से की मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। तो जो प्यूपल का साइज़ होता है ना, ये जो प्यूपल का साइज़ होता है ये डायलेट हो जाता है, प्यूपल डायलेट हो जाता है ड्यूरिंग डिम लाइट। जब डिम लाइट होती है तो प्यूपल डायलेट हो जाता है, जब ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब प्यूपल डायलेट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आइरिस होता है ना, इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये इस तरह के सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और रेडियल मसल्स भी होते हैं, ठीक है। जब ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये लंबे लंबे मसल्स, तो तब क्या होता है, प्यूपल डायलेट हो जाता है। ये रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब छोटे होते हैं, तो प्यूपल डायलेट हो जाता है। और प्यूपल कब डायलेट होता है, इन डिम लाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ब्राइट लाइट की बात करूं तो ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेंशन है आपकी बुक के अंदर कि किस तरह से प्यूपल के साइज़ को एडजस्ट किया जाता है। प्यूपल कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट व्हेन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। प्यूपल डायलेट इन डिम लाइट व्हेन रेडियल मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर आर ट्रीटिंग 23-year-old फेसिंग अनप्रोवोक्ड सीजर्स। मतलब एक बंदा है जिसे अनप्रोवोक्ड मतलब अचानक से दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिज़ीज़, आपने उस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसके काजेज़ और सिम्टम्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ये जो डिज़ीज़ है इसे हम कहते हैं एपिलिप्सी। जब अनप्रोवोक्ड सीजर्स बंदे के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, इसके बाद इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एपिलिप्सी। एपिलिप्सी मतलब मिर्गी। और इसकी जो रीज़न्स हैं और काजेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर मैं इसकी काजेज़ की बात करूं तो इसमें बहुत सारे जेनेटिक रीज़न्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शन, डिफरेंट ड्रग्स, ये एपिलिप्सी काज कर सकती हैं। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मतलब जब भी किसी को एपिलिप्सी का सीज़र या अटैक पड़ता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो मतलब वो नॉर्मल फील नहीं करता, वो ऑड फील करता है। इसके अलावा उसकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड, बॉडी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, शेकिंग ऑफ बॉडी। इसके अलावा बॉडी रिजिड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, रिजिड एंड स्टिफ बॉडी। इसके अलावा वो अपनी कॉन्शियसनेस जो होती है वो लॉस कर देता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है ऑड फीलिंग, शेकिंग ऑफ बॉडी, रिजिडनेस एंड स्टिफनेस ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आइडेंटिफाई द जॉइंट टाइप एंड कंप्लीट द टेबल। ये जो डायग्राम्स हैं इनमें हमने जॉइंट टाइप को आइडेंटिफाई करना है और इनकी हमने डेफिनेशन भी बतानी है। तो फर्स्ट हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर जो बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ना, वो होते हैं इमूवेबल जॉइंट। ये जो जॉइंट्स है ये कौन से, इमूवेबल जॉइंट्स। इस यहाँ पे डेफिनेशन आपने लिखनी है, इमूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट विच अलाउ नो मूवमेंट्स, मतलब जिनके ज़रिए मूवमेंट्स ज़रा भी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखें, ये एग्जांपल लिखी हुई है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये मूवेबल जॉइंट है। मूवेबल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारा लेग बोन होती है फ्यूमर, वो अटैच होती है हमारे पेल्विस के साथ, जिस जॉइंट के ज़रिए उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एक एग्जांपल है मूवेबल जॉइंट की। अब थर्ड, यहाँ पे ये जो वर्टिब्रिया के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट दैट अलाउ लिटिल बिट मूवमेंट्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द टेबल रिलेटेड टू सीड स्ट्रक्चर। सीड का स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर वहाँ पे ड्रा हुआ है, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो टेबल को हमने फिल करना है। सबसे पहले है एक पार्ट सीड का जो कि आउटर कवरिंग होती है सीड की। अच्छा, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सीड कोट। यहाँ पे अपने सीड कोट को मेंशन करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सीड कोट
जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन, फ्रॉम ड्राइंग आउट, यानी वाटर को लॉस होने से बचाता है। सीड के अंदर से वाटर को लॉस होने से बचाता है सीड कोट। इसके साथ एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, और इसके साथ जब सीड जर्मिनेट होता है, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, तो उस जर्मिनेशन में सीड कोट भी हेल्प करता है। सीड कोट आल्सो हेल्प इन जर्मिनेशन। नेक्स्ट पार्ट है हेल्प टू अटैच विद ओवरी वॉल। अच्छा, सीड का ही एक स्ट्रक्चर होता है जो सीड को ओवरी वॉल के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये कोई सीड है, तो इस सीड की एक साइड पे स्मॉल एक स्कार सा प्रेजेंट होता है। देयर इज स्कार प्रेजेंट ऑन सीड एट वन साइड, दैट स्कार इज़ नोन एज हाइलम, HILUM। ये जो हाइलम होता है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन होती है एट वन साइड ऑफ सीड कोट, या जो सीड होता है उसकी एक साइड पे। ज़्यादातर ये होता है कि उसकी जो होती है ना कनकेव साइड, एट कनकेव साइड ऑफ सीड प्रेजेंट हाइलम। ठीक है, सीड की जो कनकेव साइड होती है वहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है, या सीड कोट की एक अद साइड पे यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। और इसी हाइलम के साथ एक ओपनिंग हाइलम की एक साइड पे प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल की अगर लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ हाइलम, हाइलम की एक साइड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होती है। और इस माइक्रोपाइल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द सेम ओपनिंग फ्रॉम वेयर स्पर्म्स इंटर्स इनटू ओव्यूल। ठीक है, जो स्पर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म इंटर होते हैं ना ओव्यूल के अंदर या एग के अंदर, वो माइक्रोपाइल के ज़रिए ही इंटर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस इन रैबिट्स। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का बुक आपकी बुक के अंदर मेंशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए स्पर्म्स बनते हैं। तो आपको पता है टेस्टिस के अंदर स्पेसिफिक ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स। उन सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेसिफिक डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो 2N होते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये भी 2N होते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से बन रहे हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस 1 जिसके नतीजे में बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस 2 और इसके नतीजे में बनते हैं स्पर्माटिड। फिर जो स्पर्माटिड होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, मतलब हेड अटैच होता है, माइटोकॉन्ड्रियल नेक अटैच होती है और टेल अटैच होती है। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, यानी स्पर्माटिड फिर मैच्योर होकर बनाता है स्पर्म। तो ये आपने बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग एनिमल डिजीज़, राइट अबाउट एनी 3 अचीवमेंट्स। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती है, तो आपने इसमें मेंशन करना है जीन थेरापी को। इसके अलावा जीन थेरापी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपने मेंशन करना है कि इसमें हम डिफरेंट डिजीज़ जैसा कि इंसुलिन को हम बना सकते हैं और उस इंसुलिन को यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हीमोफीलिया की एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो हम इसमें नॉर्मल जीन्स बना सकते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप हीमोफीलिया की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें जीन थेरापी की एग्जांपल दे सकते हैं, डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। इंसुलिन आपने हार्मोन बनाया जो कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है वो इंसुलिन। ठीक है, इसके अलावा अभी आपके बुक के अंदर कुछ मेंशंस हैं डिजीज़ से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट्स, तो वो आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट, डेवलप एन आइडिया फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग प्लांट यील्ड। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस तरह से प्लांट की यील्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम उन ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको ज़्यादा मौका देते हैं ब्रीडिंग का। तो अगर हम प्लांट्स की यील्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उस प्लांट को ब्रीडिंग का मौका देंगे, उन प्लांट्स को हम ग्रो करवाएंगे जिनसे हमें ज़्यादा यील्ड मिलती है। ठीक है, यानी हम आर्टिफिशली उन प्लांट्स को ब्रीडिंग का मौका देंगे, ठीक है, जिनकी यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए प्लांट की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द एग्जांपल रिलेटेड टू सम एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये सिम्बायोसिस के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई उनको करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ टर्माइट विद इन द प्रोटोजोआ इन इट्स गट। आपको पता है जो टर्माइट्स होती हैं
उनकी गट के अंदर एक प्रोटोजोन रह रहा होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और इन रिटर्न टर्माइट इसको प्रोटेक्शन और फूड देता है। तो ये जो एसोसिएशन है इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। मस्कीटो सकिंग अवर ब्लड, मस्कीटो जो हमारे ऊपर फीड करता है, तो ये एक एग्जांपल है पैरासाइटिज्म की। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है ये भी पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है। फॉक्स प्रे ऑन रैबिट, ये प्रेडेशन की एग्जांपल है। हनी गाइड द बर्ड एंड द बैडगर, ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। इसके अलावा सकर फिश ऑन शार्क, शार्क के साथ जो सकर फिश अटैच हो जाती है और ये शार्क उस सकर फिश को फीडिंग बिहेवियर्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक एग्जांपल है कमर्शलिज्म की, क्योंकि इसमें सकर फिश को तो फ़ायदा होता है, शार्क को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ यूजेस हमने बताने फर्मेंटर के यूजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला यूज़ फर्मेंटर का ये प्रोवाइड करता है कंट्रोल इन्वायरमेंट डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो करके हमारी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। इसके अलावा फर्मेंटर की मदद से बल्क अमाउंट में डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट केमिकल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो हम बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करवा सकते हैं, किसी चीज़ की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करवा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंस फर्मेंटर की आपकी बुक के अंदर मेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट है 3R कॉन्सेप्ट। 3R कॉन्सेप्ट आपको पता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब ये है कि आप मतलब ये जो 3R स्ट्रेटजी होती है ये किस लिए अपनाई गई है, ताकि आप जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ किया जाए ताकि वो कंजर्व रहें, ठीक है, वो इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। तो सबसे पहले है रिड्यूस का मतलब ये है कि आप उन मटेरियल्स को कम से कम यूज़ करें जो कि सॉलिड वेस्ट का ज़रिया बनते, ठीक है। अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ मटेरियल विच इंक्रीज़ सॉलिड वेस्ट। इसके अलावा रीयूज़ का मतलब आप एक आइटम को दोबारा से यूज़ करें, जो वेस्ट है तो आप उसको दोबारा से यूज़ करें। और रिसाइकिल का मतलब ये है कि आप कोई एक स्पेसिफिक वेस्ट है उसे दोबारा से यूज़ करते जाएं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। रिसाइकिल का मतलब यूज़ ऑफ वेस्ट एज अ सोर्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिसाइकिल। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर गेटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डे बाय डे, वाई। अच्छा, इसकी रीज़न्स बहुत आपने रीज़न्स बतानी है। तो इसमें सबसे पहली रीज़न ये है कि बैक्टीरिया क्यों रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर क्यों नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहली रीज़न आपने ये लिखनी है कि जो बैक्टीरिया का इंटरनल मैकेनिज़्म होता है ना, वो उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देता है, रेजिस्टेंट बना देता है, ठीक है। तो पहली रीज़न तो आपने ये लिखनी है। इसके अलावा दूसरी रीज़न आपने ये लिखनी है कि जब हम मेडिसिन्स लेते हैं उन डिजीज़ में जिनमें एंटीबायोटिक्स हो रही है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ऐसी डिजीज़ में जिनमें उनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, लेकिन जैसे बाज़ औक़ात हम वायरल इन्फेक्शंस में हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। मतलब हमारे अंदर कुछ नॉर्मल फ्लोरा भी है बैक्टीरिया का, वो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। और जब कोई डिजीज़ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो उसे उस डिज़ीज़ बैक्टीरिया को नॉर्मल बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने मेंशन करनी है कि बैक्टीरिया जो इंटरनल मैकेनिज़्म होता है बैक्टीरिया का, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करवा देता है बैक्टीरिया को। इसके अलावा दूसरा आपने लिखना है कि यूज़ ऑफ मेडिसिन्स इन सच डिजीज़ इन विच दोज एंटीबायोटिक्स हैव नो एफिकेसी या इन विच एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्टिवनेस। इसके अलावा थर्ड आपने लिखना है कि बैक्टीरिया कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन्स, डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं, बैक्टीरिया कैन ट्रांसफ़र एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वो दूसरे बैक्टीरिया को भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो थोड़ा सा टफ़ लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।